दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है, डेली इसी तरीके से हम लोग यूपी पीसीएल टीजी2 और एएलपी की क्लासेज अपने चैनल पर लेते रहते हैं। आज की ये क्लास नंबर 61 है। इससे पहले हम लोग 60 क्लासेस को कंप्लीट कर लिए थे, जो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, दो कॉइल जिनका सेल्फ इंडक्टेंस 3 हेनरी है और कपलिंग गुणांक का मान दिया हुआ है 0.85, तब दोनों कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा। देखिए, आप लोग जानते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक फार्मूला होता है, M बराबर होता है K अंडर रूट L1 L2। अंडर रूट L1 L2 दो कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर काम करता है। तो एक होता है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस पर डॉट कनेक्शन पर भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे दो कॉइल दे दिया जाएगा इस तरीके से, इस पर आप लोग को डॉटेड लगा दिया जाएगा, यहाँ पर या कहीं भी डॉटेड लग जाते हैं और पूछा जाता है इनके बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाते हैं। आज की क्लास में हम लोग डायरेक्ट फार्मूले पर हल करेंगे। कभी हम लोग देखेंगे इस डॉट फार्मूले पर भी किस तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है, दो कॉइल जिनका सेल्फ इंडक्टेंस 3 हेनरी है और कपलिंग गुणांक का मान 0.85 है, तब दोनों कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान कितना होगा। तो इसी फार्मूले पर आप लोग हल करिए। M बराबर होता है K अंडर रूट L1 L2। यहाँ पे आप लोग हल करिएगा। K जो होता है कपलिंग कोफिशिएंट होता है, कपलिंग गुणांक, ये दिया हुआ है 0.85 दिया हुआ है, इंटू हो जाएगा अंडर रूट में L1 L2 दिया हुआ 3 हेनरी, तो दोनों का मान 3 है, तो 3 तरीके यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा। जब 3 बाहर आएगा, करनी से बाहर आएगा, अंडर रूट से बाहर, तो 0.85 और इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 3 से, तो 3 पचे 15, 3 बटे 24, 1 25, तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। 2.55 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 2.55 हेनरी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। 3 प्रतिरोध जिनका मान 5 ओम है स्टार में कनेक्ट किए गए हैं। अब देखिए, स्टार में कनेक्ट हैं और 3 प्रतिरोध हैं 5 ओम के, स्टार में कनेक्ट किए गए। यदि डेल्टा में कनेक्ट किए जाए तब प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या होगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चन भी आप लोग के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। स्टार से डेल्टा कनेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाता है, या डेल्टा से स्टार में। तो इस पर भी दो कंडीशन होती है। जैसे अगर समान मान के प्रतिरोध दिए गए हैं, तब तो सर्किट बहुत इजीली हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया स्टार, ये हो गया डेल्टा। तो देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि जब हम लोग स्टार से डेल्टा में जाते हैं, अगर समान मान के प्रतिरोध होंगे, तो स्टार से जब डेल्टा में जाएंगे तो डेल्टा R बराबर हो जाता है 3 गुना हो जाता है किसके, स्टार के रेजिस्टेंस के। तो ऐसे कंडीशन में देखिए दिया हुआ है प्रत्येक प्रतिरोध का मान 5 ओम है, स्टार में है, स्टार में ये 5 ओम के हैं, तब डेल्टा में जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुना कर लीजिएगा, तो 3 गुना कर दीजिए, 3 पचे 15 ओम मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर डेल्टा से स्टार में आना होता, ये डेल्टा में दे देता, स्टार में पूछ लेता, तो 1/3 हो जाता। जब ये बराबर मान के प्रतिरोध होते हैं तो ऐसे हम लोग बहुत ही ईजिली सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि जब असमान मान के प्रतिरोध होंगे, उसको भी हम लोग किसी क्लास में हल करेंगे। यहाँ पर कुछ मान होगा, यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ पर कुछ होगा, तो उसको पूछा जाएगा कि डेल्टा में क्या मान होगा। वैसे क्वेश्चन को भी कंप्लीट किया जाएगा, थ्योरी भी पढ़ाई जाएगी उसकी। उसके बाद थ्योरी पढ़ाने के बाद क्लास को कंप्लीट किया जाएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। एक 2 मीटर लंबे कॉइल में 10 टर्न है। 2 मीटर का लंबा कॉइल है, इसमें इस तरीके से टर्न है। टर्नों की संख्या क्या है, 10 है। मान लीजिए टर्न है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लीजिए इसी तरीके 10 टर्न है। और इसमें क्या है, लंबाई पूरी दे दिया है कि 2 मीटर का है लंबा कॉइल, इसमें 10 टर्न, इसमें 75 एम्पियर की धारा जा रही है। यहाँ से धारा भी जा रही है 75 एम्पियर की, इस तरीके से जा रही है। अब बताइए कॉइल का चुंबकीय बल का मान क्या होगा। चुंबकीय बल होता क्या है उसको पहले आप लोग जानिए। कोई भी कंडक्टर में जब करंट जाती है तो वहाँ पर एक फोर्स लगता है, जिसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के नाम से जानते हैं, चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स के नाम से जानते हैं। H बराबर होता है NI/L, NI/L। ये फार्मूला होता है। N होता है टर्न्स, I होता है धारा, L होता है लंबाई। तो टर्न्स कितना है 10, I कितना है 75 एम्पियर, तो यहाँ से 75 हो जाएगा, बटे में L का मान क्या है, लंबाई क्या है कॉइल की 2 मीटर। तो यहाँ से आप लोग हल करिएगा। देखिए 75 दाम है 750/2, 750/2 को आप लोग हल करिएगा तो आप लोग को मिलेगा 375। अब 375 एम्पियर टन पर मीटर। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी आप लोग का है कि चुंबकीय बल का मात्रक क्या होता है, वो होता है एम्पियर टन पर मीटर। क्योंकि देखिए N होता है टन और I होता है धारा, इसका मात्रक हो गया एम्पियर, तो एम्पियर टन ऊपर मिल गया, पर मीटर इसका मतलब बटे में जो मीटर दिया हुआ लंबाई, तो एम्पियर टन पर मीटर। तो यहाँ से मात्रक भी मिल गया हम लोग को और क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया।
बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, एक टेस्ला किसके बराबर होता है। देखिए आप लोग पढ़े होंगे मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी के बारे में, बी बराबर होता है 5/A। क्या होता है, बी बराबर होता है 5/A, ये फार्मूला होता है। तो ये फाई क्या होता है, फ्लक्स होता है, ए होता है एरिया। तो इसको हम लोग लिखते हैं फ्लक्स को वेबर और ए को लिखते हैं एरिया को मीटर स्क्वायर से। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, यही वेबर पर मीटर स्क्वायर जो होता है इसको हम लोग टेस्ला के नाम से भी जानते हैं। तो एक टेस्ला जो होता है एक वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला किसका मात्रक होता है, फ्लक्स डेंसिटी का। ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा सकता था। अब देखिए मोबिलिटी का मात्रक क्या होता है, मोबिलिटी क्या होता है, जब आप लोग सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर में एक टर्म्स आता है मोबिलिटी। जैसे आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जब आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वहाँ पर एक टर्म्स होता है कंडक्टिविटी, चालकता। वैसे ही हमारा होता है मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है, चुंबकशीलता इसको बोलते हैं। मोबिलिटी म्यू बराबर होता है VD/E, ये फार्मूला होता है। VD क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। तो इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, और ये हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि वोल्ट पर सेकेंड में होता है। तो आप लोग अगर यहाँ से हल करेंगे, देखिए सेकेंड नीचे आ जाएगा, वोल्ट पर सेकेंड नहीं वोल्ट पर मीटर होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वोल्ट पर मीटर होता है। पर यूनिट लंबाई पर कितना वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो वोल्ट पर मीटर, ये लंबाई ऊपर चल जाएगा तो ये हमारा क्या हो गया। देखिए मोबिलिटी का मात्रक पूछा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटे में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यहाँ से हम लोग का जो मात्रक मिलता है वो मिलता है मीटर स्क्वायर बटे में वोल्ट सेकेंड, मीटर स्क्वायर बटे में वोल्ट सेकेंड। क्योंकि देखिए ये हमारा मीटर है, हाँ ये देखिए हमारा मीटर है, ये लेंथ है, इसका भी मात्रक होगा मीटर। ये एल ऊपर चल जाएगा तो ये मीटर से मीटर मिलकर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये एस नीचे आएगा, ये वोल्ट हो जाएगा सेकेंड। जैसे आप लोग हल करेंगे, एल क्या है, लंबाई है, लंबाई जब ऊपर जाएगी तो ये मीटर होता है, मीटर स्क्वायर बटे में वोल्ट सेकेंड। तो मोबिलिटी का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर बटे में वोल्ट सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो ट्रांसफार्मर समांतर में चल रहे हैं तब वह लोड को किसके आधार पर साझा करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को हमने कल की क्लास में भी देखा था, इससे पहले वाली क्लास में देखा था कि दो ट्रांसफार्मर पैरेलल में ऑपरेट कराएं अगर हम लोग, लोड कब हम लोग देखिए पैरेलल में ऑपरेट कब कराते हैं, दो ट्रांसफार्मर को, जब एक ट्रांसफार्मर से काम नहीं चलेगा तभी तो दो ट्रांसफार्मर को हम समांतर में कनेक्ट करेंगे ताकि उससे कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोड को शेयर करना हो। तो जब लोड को ज़्यादा शेयर करना होता है, एक ट्रांसफार्मर से काम नहीं चल रहा तो दो ट्रांसफार्मर को या दो से अधिक ट्रांसफार्मर को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए भी कुछ कंडीशन होती है, कुछ शर्त होती है, उसको भी किसी क्लास में बताया जाएगा। जैसे इसका पर यूनिट इम्पीडेंस समान होना चाहिए, उसका जो होता है फ्रीक्वेंसी समान होना चाहिए, इस तरीके की कंडीशन होती है। तो पोलैरिटी समान होती है, सबसे मस्ट होता है पोलैरिटी समान हो, पोलैरिटी ध्रुवता जिसकी होती है वो समान होना चाहिए। तो दो ट्रांसफार्मर का समांतर में चल रहा है तो वो लोड को किसके आधार पर साझा करेंगे, वो साझा करेंगे रेटिंग के आधार पर यूनिट इम्पीडेंस अगर दिया होता तो वो भी ऑप्शन सही होता, लेकिन इसमें दिया हुआ रेटिंग, तो रेटिंग के आधार पर साझा करेंगे, ऑप्शन नंबर सी सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेव वाइंडिंग में समांतर पथ की संख्या कितनी होती है। देखिए दो तरीके की वाइंडिंग होती है, एक होता है लैप वाइंडिंग और एक होता है वेव बाइंडिंग। लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग क्या होता है, देखिए लैप बाइंडिंग में हमेशा जो समांतर पथ की संख्या होती है वो होती है पोल्स की संख्या के बराबर। वेव बाइंडिंग में हमेशा समांतर पथ की संख्या होती है 2। तो यहाँ पे वेव बाइंडिंग दिया हुआ है, तो वेव बाइंडिंग में समांतर पथ पैरेलल पाथ की संख्या ये बराबर क्या होती है, हमेशा 2 होती है, ऑप्शन नंबर सी सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, लैप बाइंडिंग में समांतर पथ की संख्या क्या होती है। हमने बताया लैप बाइंडिंग में, लैप देखिए यहाँ पर आ रहा है ए पी एक साथ है, इसका मतलब हो गया ए बराबर पी। तो यहाँ पे आप लोग को मिलता है कि पैरेलल पाथ की संख्या पोल्स की संख्या बराबर होती है किस में, लैप बाइंडिंग में। तो यहाँ पे पोल्स की संख्या के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, किस वाइंडिंग को सीरीज वाइंडिंग भी कहा जाता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आप लोग के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो लैप वाइंडिंग जो होती है ना, एक होता है लैप वाइंडिंग, एक होता है वेव वाइंडिंग। थोड़ा सा आप लोग को बता देते हैं लैप बाइंडिंग वेव बाइंडिंग होता क्या है। इसमें क्या होता है, ए बराबर पी होता है जैसा अभी हमने जाना, और इसमें होता है वेव बाइंडिंग में ए बराबर 2। इसका मतलब ये हुआ कि ए बराबर पी का मतलब ये हुआ कि जितना पोल्स होगा उतना ही रास्ता होगा, इसमें समांतर वाइंडिंग ये लैप बाइंडिंग में, और वेव बाइंडिंग में बस 2 ही रास्ते होंगे चाहे जितने भी पोल्स हों। तो अब देखिए अगर हम लोग समांतर और सीरीज की बात कर लिया जाए, मान लीजिए हमारा एक 5 पोल की मशीन है, पी बराबर दिया हुआ है 6 पोल की मशीन है, इसका कनेक्शन हम लोग को करना है। तो लैप में भी इसका कनेक्शन कैसे होगा, वेव में भी कनेक्शन कैसे होगा, अगर आप लोग इसको जान जाएंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा किसको हम लोग सीरीज वाइंडिंग कहें, किसको हम लोग समांतर वाइंडिंग कहेंगे। तो आइए थोड़ा सा इसको हम लोग बनाते हैं। पी बराबर 6, पी बराबर 6 जब है इसके लिए हम लोग को कनेक्शन करना है। तो लैप बाइंडिंग में क्या हो जाएगा, ए बराबर पी होता है तो ए बराबर पी बराबर 6। अब देखिए वेव बाइंडिंग के लिए तो 2 ही होगा,
अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, जब 6 दिया हुआ है ना तो ये समांतर रास्तों की संख्या 6 है, तो इस तरीके से आप लोग को कनेक्ट करना होगा 6 बार, इस तरीके से समांतर में कनेक्ट करेंगे 4 5 और ये 6, तो इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट वाइंडिंग। अब ए बराबर दो, दो ही रास्ते हम लोग को लेना है बस, तो 1 2 और 3, 3 ऊपर कनेक्ट करेंगे और 3 नीचे कनेक्ट करेंगे, तो इस कनेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, वेब वाइंडिंग बोलेंगे। तो आप लोग अगर कनेक्शन पर गौर करेंगे, ये देखिए सभी समांतर क्रम में दिए हुए हैं और इसमें कोई भी सीरीज में नहीं है, इसमें आप लोग देखेंगे तो ये सीरीज में दिए हुए हैं, ये 3 सीरीज में, ये 3 सीरीज में। तो कहने का मतलब ये है कि वेब बाइंडिंग को हम लोग सीरीज बाइंडिंग के नाम से जानते हैं और लेफ्ट बाइंडिंग को हम लोग समांतर बाइंडिंग के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पहले इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं कि किस बाइंडिंग को सीरीज बाइंडिंग कहते हैं, कहेंगे। तो सीरीज बाइंडिंग हम लोग किसको कहेंगे, हम लोग कहेंगे वेब बाइंडिंग को। लेफ्ट बाइंडिंग को क्या करेंगे, कहेंगे समांतर बाइंडिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, ज़्यादा वोल्टेज और कम धारा के लिए कौन सी बाइंडिंग को उपयोग किया जाता है। देखिए दो तरीके की जो बाइंडिंग अभी हमने पढ़ा, लैप बाइंडिंग और वेब बाइंडिंग। तो लैप बाइंडिंग की आवश्यकता हम लोग को कब होती है, जब ज़्यादा करंट और कम वोल्टेज की आवश्यकता हो तो लैप बाइंडिंग उपयोग कर लेंगे। जब ज़्यादा वोल्टेज और कम करंट की आवश्यकता हो तो वेब बाइंडिंग को उपयोग कर लेंगे। तो ज़्यादा वोल्टेज की बात किया है तो यहाँ पर, और कम धारा है तो यहाँ पर वेब बाइंडिंग है। तो वेब बाइंडिंग ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, एक हीटर के द्वारा जिसकी रेटिंग 2000 वाट है, 2 घंटे तक चलता है, तब कितनी यूनिट ऊर्जा की खपत होगी। देखिए हीटर है, 2000 वाट का हीटर है, 2000 वाट का जब हीटर है 2 घंटे तक चलाएंगे तो कितना यूनिट ऊर्जा की खपत होगी। यूनिट ऊर्जा जो होती है, होती किसमें, सबसे पहले इसको आप लोग को जानना हो, ये होती किलोवाट घंटा में। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट। अब हम लोग पता करेंगे कि ये कितना किलोवाट घंटा की खपत कर रहा है, तो उतना यूनिट की खपत हो जाएगी। तो अब आइए देखते हैं, 2000 वाट का है ना, तो 2000 वाट को हम लोग पहले किलोवाट में बदलेंगे। देखिए यहाँ किलोवाट है ना, 2000 ये जो दिया हुआ इसको किलोवाट में बदल लीजिए, 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। और फिर दिया हुआ घंटा, तो देखिए किलोवाट हो गया और ये घंटा हो गया, 2 घंटा, तो किलोवाट घंटा में मिल गया, यही हम लोग का एनर्जी कंजम्पशन होगा। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 2 और 2 दूना 4, कुल मिलाकर 4 किलोवाट घंटा आ गया। अब 4 किलोवाट घंटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमने क्या बताया, किलोवाट घंटा को ही यूनिट के नाम से जाना जाता है। 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होता है। तो 4 किलोवाट घंटा है तो 4 यूनिट की खपत हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर मान लीजिए बिजली का बिल अगर 7 रुपये यूनिट है तो 4 यूनिट हम लोग का सिर्फ हीटर से उठ गया 2 घंटे में, तो कितना देना होगा, 7 चौको 28 रुपया, 28 रुपया पे करना होगा। इसलिए हीटर नहीं चलाना चाहिए क्योंकि इतना ज़्यादा बिजली खाएगा। इससे बढ़िया है कि गैस सिलेंडर पर ही खाना पका लिया जाए, हीटर चलाने का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए एक ऑटो ट्रांसफार्मर का ट्रांसफार्मेशन अनुपात 0.8 है और एक 4 किलोवाट के लोड को सप्लाई दे रहा है, तब प्राइमरी से सेकेंडरी तक कंडक्टिव रूप से पावर का ट्रांसफर कितना होगा। देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर में जो पावर ट्रांसफर होता है वो मैग्नेटिकली भी होता है और कंडक्टिवली भी होता है, दोनों तरीके से होता है। जैसे एक हमारा 2 वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर होता है, इसमें क्या होता है, मैग्नेटिकली रूप से पावर का ट्रांसफर होता है। और ऑटो ट्रांसफार्मर में जो होता है इसमें एक ही बाइंडिंग होती है, ऑटो ट्रांसफार्मर में सिर्फ एक बाइंडिंग होती है। इसमें जो पावर का ट्रांसफर होता है वो सिर्फ इसमें 2 तरीके से होता है, या तो मैग्नेटिकली भी होता है और कंडक्टिवली भी होता है। यहाँ पर हम लोग से पूछा गया है कि कंडक्टिवली रूप से, देखिए कंडक्टिव रूप से जो पावर ट्रांसफर होगा कितना होगा। तो कंडक्टिव जो पावर ट्रांसफर होता है, पावर ट्रांसफर कंडक्टिवली वो होता है के इंटू पावर इनपुट, के इंटू पावर। इससे आप लोग निकालिएगा के का मान क्या दिया हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 0.8 दिया हुआ है और हम लोग को दिया हुआ 4 किलोवाट का पावर था, 8 चौको 32, 3.2 आ जाएगा, 3.2 किलोवाट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ 3.2 किलोवाट। अगर कंडक्टिवली पूछा था तो के इंटू आउटपुट पावर हो गया, मैग्नेटिकली होता यहाँ से 1 माइनस के इंटू पावर करना होता, तो यहाँ से हम लोग को मैग्नेटिकली मिल जाता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक ऑटो ट्रांसफार्मर में पावर का ट्रांसफर होता है, जैसा कि अभी हमने जाना। 2 वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर के बारे में कभी भी आप लोग से क्वेश्चन आएगा कि 2 वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर में पावर का ट्रांसफर कैसे होता है, तो आप लोग कंडक्टिव कभी नहीं लगाएंगे क्योंकि एक वाइंडिंग होती है और इसमें 2 वाइंडिंग होती है और ये कंडक्टिवली नहीं होती, इसमें मैग्नेटिकली कनेक्ट होती है। लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर में जो होता है इसमें दोनों तरीके से होता है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में पावर का ट्रांसफर कैसे होगा, कंडक्टिव मैग्नेटिक दोनों तरीके से होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। अगला क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया, अर्थ वायर की साइज किससे कम नहीं होना चाहिए। अर्थिंग वायर के बारे में आप लोग को पढ़ाया गया था, अर्थिंग क्या होती है इसके बारे में आप लोग को पढ़ाया गया है। अर्थिंग की पूरी एक क्लास हमारे चैनल पर अवेलेबल है, इसी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें एक क्लासेस ली गई थी जिसमें अर्थिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट कराया गया था। तो अर्थ वायर जो होता है ना उसकी साइज कम से कम 8 SWG होना चाहिए, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
देखिए SWG क्या होता है, इसका एक फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। इस पर हमने बताया ये क्या करता है, तारों का व्यास नापता है। इस तरीके से होता है, इसमें स्लॉट्स कटे कटे होते हैं छोटे बड़े, तो ये क्या करता है, तारों का व्यास नापता है। और एक SWG पे ये भी क्वेश्चन आता है, जिसका SWG का मान कम होगा वो सबसे ज़्यादा व्यास का होता है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अर्थ वायर की साइज किससे कम नहीं होनी चाहिए, 8 SWG से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। एक छोटी प्रेरण मोटर में रोटर शाफ्ट को सपोर्ट करने के लिए कौन सी बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। बेयरिंग होता है ना, आप लोग जानते हो कि मोटर की जो शाफ्ट होती है उस पर लगी होती है ताकि मोटर घूम सके। तो वहाँ पर क्या होता है, बेयरिंग जो होती है वो होती है छोटी मशीन में होती है बॉल बेयरिंग। कौन सी, बॉल बेयरिंग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1 एम्पियर घंटा का आवेश किसके बराबर होता है। देखिए 1 एम्पियर घंटा है ना, 1 एम्पियर आवर जो होता है ये कितने कूलाम के चार्ज के बराबर होता है। देखिए Q बराबर आप लोग का एक फार्मूला होता है I × T। ये फार्मूला आप लोग को मालूम होगा। ये फार्मूला आप लोग को 1 एम्पियर आवर जो होता है किसके बराबर होगा बताना है। तो Q बराबर क्या होता है, I × T होता है। तो यहाँ से I क्या, एम्पियर, और T होता है टाइम। तो एम्पियर आवर यहीं से मिलता है, इसी को हम लोग कूलाम में लिखते हैं आवेश को। अब पूछा कि 1 एम्पियर आवर घंटा, तो I बराबर रख दीजिए 1 एम्पियर और T बराबर रखिए 1 घंटा। 1 घंटा में होता है 60 मिनट, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 3600 हो जाएगा, क्योंकि एम्पियर सेकंड को हम लोग कूलाम बोलते हैं। तो कुल मिला के हम लोग को मिलेगा 3600 कूलाम। क्या मिल जाएगा, 3600 कूलाम। ऑप्शन नंबर सी सही है। 2 फेज की सप्लाई की दशा में वाइंडिंग के बीच का इलेक्ट्रिकल विस्थापन कितना होता है। देखिए 2 फेज की दशा में क्या होगा, 90 डिग्री, और 3 फेज अगर पूछता तो 120 डिग्री। तो यहाँ पे 2 फेज का पूछा है तो 90 डिग्री लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा रिले उपयोग किया है। तो देखिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन जो है उसमें हम लोग उपयोग करते हैं प्रतिघात रिले या रिएक्टेंस रिले, इसको बोलते हैं प्रतिबाधा रिले या इम्पीडेंस रिले इसको बोला जाता है। इसका उपयोग हम लोग करते हैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में। और मोह रिले जो होता है इसका उपयोग हम लोग करते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में। बुखोज रिले जो होता है ट्रांसफार्मर में उपयोग करते हैं, इसका ट्रांसमिशन लाइन में नहीं करते हैं। बुखोज रिले का उपयोग हम लोग करते हैं ट्रांसफार्मर में इंटरनल फॉल्ट से प्रोटेक्शन के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रतिघात रिले शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में उपयोग करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन की थोड़ा सा बात कर लीजिए। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन जो होती है वो कितने लंबाई तक माना जाता है, 80 किलोमीटर तक। और 80 किलोमीटर से लेकर 160 किलोमीटर तक की लंबाई जो होगी इसको हम लोग मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में मानते हैं। 160 किलोमीटर से लेकर इससे ज़्यादा जो होती है वो हमारी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में आती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19। ट्रांजिस्टर का सबसे ज़्यादा एरिया किस भाग का होता है। ट्रांजिस्टर आप लोग को पढ़ाया गया था, उसमें क्या होता है, इस तरीके से कनेक्शन होता है। ये बीच का जो एरिया होता है ये होता है बेस। ये क्या होता है, बेस होता है जो सबसे पतला होता है। ये होता है एमीटर, ये होता है कलेक्टर। सबसे ज़्यादा एरिया कलेक्टर का होता है, क्योंकि सभी आवेश इसी में आते हैं। इसमें पावर का डिसिपेशन बहुत ज़्यादा होता है, पावर का ह्रास। तो यहाँ पे कलेक्टर में जो होता है ना सबसे ज़्यादा एरिया रखा जाता है। तो एरिया के क्रम में बात कर लिया जाए, सबसे ज़्यादा होता है कलेक्टर का, फिर होता है एमीटर का, फिर होता है बेस का। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ट्रांजिस्टर का सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ होता है, वो होता है कलेक्टर का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कलेक्टर को संग्राहक के नाम से भी जाना जाता है। डोपिंग की बात कर लिया जाए अगर, देखिए डोपिंग से भी क्वेश्चन आता है, यहीं पर आप लोग को बता दें। डोपिंग जो होता है सबसे ज़्यादा एमीटर की होती है, फिर हमारी होती है एमीटर, फिर कलेक्टर, फिर बेस। इस तरीके से डोपिंग का भी क्रम होता है। तो डोपिंग से भी क्वेश्चन आता है आप लोग का, तो और एरिया से भी आता है, आप लोग याद रखिए। 3 फेज प्रेरण मोटर का फुल लोड पर पावर फैक्टर लगभग कितना होगा। देखिए इंडक्शन मोटर है, प्रेरण मोटर को हम लोग इंडक्शन मोटर के नाम से जानते हैं। इंडक्शन मोटर हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर, पश्चगामी शक्ति गुणांक पर काम करता है, कभी भी लीडिंग पावर फैक्टर पर काम नहीं करता है। इंडक्शन जहाँ भी शब्द आ जाए वहाँ पर आप लोग समझ जाइएगा कि लैगिंग पावर फैक्टर की बात हो रही है, लीडिंग की बात होगी ही नहीं। तब देखिए इंडक्शन मोटर है, फुल लोड पर पावर फैक्टर पर लगभग कितना होगा, फुल लोड पर पावर फैक्टर का मान क्या होगा, यही हम लोग को बताना है। अब देखिए ऑप्शन में 2 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें लीडिंग है, इसमें भी लीडिंग है। जहाँ भी ऑप्शन लीडिंग मिल गया पावर फैक्टर वो तो होगा नहीं, क्योंकि हमने बता दिया है कि इंडक्शन होगा तो वहाँ पर लैगिंग का ही कॉन्सेप्ट होगा पावर फैक्टर में। तो 0.2 लैगिंग और 0.8 लैगिंग, ऑप्शन नंबर बी बच गया और सी बच गया। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी जो दिया 0.2 लैगिंग, ये होता है नो लोड पर। नो लोड पर पावर फैक्टर थोड़ा और कम होता है, तो ये होता है 0.2 लैगिंग, ये होता है नो लोड पर। यहाँ पूछा है फुल लोड पर, फुल लोड पर होता है कितना, फुल लोड पर हो जाएगा 0.8 लैगिंग। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कंप्लीट किया है। आप लोग की जो तैयारी है यूपीपीसीएल TG2 और LP के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर इसी तरीके से डेली हम लोग आते रहते हैं, जिसमें हम लोग आज की क्लास नंबर 61 थी, 61 नंबर की क्लास थी। इसी तरीके से डेली हम लोग यूपीपीसीएल TG2 LP की क्लासेस अपने चैनल पर लेते रहते हैं। डेली 1-2 क्लास
इसी तरीके से आप लोग के लिए ली जाती है। अगर क्लास पसंद आती है दोस्तों, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए। इसी तरीके से डेली हम लोग क्लासेज लेते रहते हैं। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।